Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, हम रासायनिक गतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा अभी तक कि आर्रीनियस के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक अणु भाग लेते हैं तो उनमें से कुछ अणुओं बहुत अधिक मात्रा में टक्कर करते हैं और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है तो वो अधिक टक्कर करते हैं, जिसके द्वारा उन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के द्वारा अभिक्रिया होती है। और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या कैसे बढ़ती है? वो जब ताप बढ़ता है तो उनकी संख्या भी बढ़ती है और टक्कर अधिक होने के कारण अभिक्रिया की गति तेज होती है। इस कथन को हम कॉलिजन थ्योरी के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई भी दो अभिकारक अणु परस्पर टक्कर से अभिक्रिया करते हैं तो दोनों अणु ऊर्जा की एक न्यूनतम मात्रा के साथ में परिवर्तित होते हैं और वो न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं के साथ होने पर उनकी परस्पर टक्कर रासायनिक क्रिया में फलीभूत होती है उसे हम थ्रीशोल्ड एनर्जी कहते हैं। वह अधिक ऊर्जा जो थ्रीशोल्ड एनर्जी को से कम ऊर्जा रखने वाले अभिकारक अणुओं के प्रति प्राप्त करनी पड़ती है जिससे कि वो कॉलिजन कर सकें, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इससे भी कम ऊर्जा वाले अभिकारक अणुओं की टक्करों में अभिक्रिया नहीं होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इससे भी कम ऊर्जा अभिकारक अणुओं के टक्करों में और प्रत्येक अणु की आवश्यक ऊर्जा की मात्रा थ्रीशोल्ड एनर्जी जिसे कहते हैं अभिकारक के सभी अणुओं की सामान्य औसत ऊर्जा की मात्रा से अधिक होती है। थ्रीशोल्ड एनर्जी माइनस सामान्य अणुओं की ऊर्जा वो एक्टिवेशन एनर्जी होती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि अभिकारकों की अणु अभिक्रिया में भाग लेने से पूर्व किसी भी प्रकार ऊर्जा की एक निश्चित आधिक्य मात्रा ग्रहण करते हैं और वे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि अभिकारकों व उत्पादों के बीच एक एनर्जी बैरियर होता है और वो अभिकारकों को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए इस बैरियर को पार करना पड़ता है। इसे ऐसी दो घाटियों जिनके मध्य एक पहाड़ हो और उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति को एक से दूसरे तक जानने के लिए इसे हम ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया के बनने के कथन को इसमें हम बच्चों देख रहे हैं कि प्रथम में एनर्जी बैरियर एवं एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन अभिक्रिया करते हैं और अमोनिया बनाते हैं। एक एनर्जी बैरियर के बाद वो पार करने के बाद अमोनिया बनता है। इसे तंत्र की अभिक्रिया इस प्रकार बताई जा सकती है किसी भी रिएक्शन के लिए, और ये जो मान है वो एनर्जी बैरियर एवं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इस ग्राफ से साफ हम बता सकते हैं कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा E1 है और बिंदु A पर इस अवस्था को प्रदर्शित करता है, जबकि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के अणु एक दूसरे के काफ़ी समीप हैं। लेकिन यदि इन अणुओं के पास पर्याप्त ऊर्जा दी जाए तो ये एनर्जी बैरियर के शिखर तक पहुंच जाएंगे, और जो कि हमने B बिंदु के द्वारा इसमें दर्शाया है। और N2 और H2 के अणु एक्टिवेशन एनर्जी प्राप्त करके इस स्थिति तक पहुंचते हैं और इसके बाद मॉलिक्यूल्स को हम एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और ऊर्जा की अधिक मात्रा युक्त होने पर एक्टिव मॉलिक्यूल सदैव एक तीक्ष्ण गति से करते हैं और N2 व H2 के मध्य बॉन्ड बनने की संभावना अधिक हो जाती है और उसके फलस्वरूप वो अमोनिया के अणु बना लेते हैं। तो अर्थात ई डैश का जो उत्सर्जन होता है वो अमोनिया अणुओं की ऊर्जा E2 तल द्वारा दर्शाई गई है। इस ग्राफ से ये भी स्पष्ट है कि नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के अणुओं की औसत ऊर्जा अमोनिया के अणुओं की औसत ऊर्जा से अधिक है, अर्थात ऊर्जा की कुछ मात्रा उत्सर्जित होती है जिसे हम हीट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इस उत्पाद के बनने की स्थिति को बिंदु C के द्वारा दर्शाया गया है।
अतः बिंदु सी की स्थिति तक इस ऊर्जा से ये ज्ञात होता है कि कोई भी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी। यदि अभिकारक ऊर्जा शिखर तक पहुंचने के लिए ऊर्जा का शोषण करते हैं तो निश्चय ही उत्पाद बनने में यह शोषित ऊर्जा जो कि ई डैश इज ग्रेटर देन ई ए तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, और यदि ई डैश इज लेस देन ई ए तो अभिक्रिया एंडोथर्मिक होगी। तो बच्चों, ग्राफ के द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया के प्रकृति को समझ सकते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब अभिकारक अणु सक्रिय ऊर्जा ग्रहण करके उत्पाद के लिए तैयार होते हैं तो उत्पाद बनने एवं सक्रिय ऊर्जा के मध्य एक ऐसी अवस्था आती है जबकि विभिन्न परमाणुओं के बीच केवल पार्शियल बॉन्ड बनते हैं। इनमें अभिकारक ए बी सी डी और अणुओं के संयोग करने से पूर्व एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ग्रहण कर रहा है, जो कि हमने अभी समझा, और एक्टिवेशन होने के पश्चात ए बी एवं सी डी के मध्य रासायनिक बंध बनने लगता है और ए बी एवं सी डी के बीच जो वीक बॉन्ड का निर्माण हो रहा है वो धीरे धीरे यौगिक में कन्वर्ट हो जाता है। इस अवस्था को जो हमने बताया बच्चों डॉट लाइन के द्वारा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट है और ये तंत्र को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिव मॉलिक्यूल्स की ऊर्जा समान होती है। जैसे जैसे अभिक्रिया m से n की ओर बढ़ती है तो सक्रिय संकर की मात्रा भी बढ़ती जाती है और n बिंदु को पार करते ही क्या होगा, तुरंत उत्पाद बन जाएगा और ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार संपूर्ण अभिक्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है। अभिकारक अणु एक्टिव होकर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मिलकर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उत्पाद में टूट जाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कुछ प्रमुख लक्षण हम निम्नलिखित है जो समझा सकते हैं। जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है तो एक माध्यमिक अवस्था से गुजरता है जिसका विशेष संरूपण होता है और निकाय को संकृत संकर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स उन अभिकार अणुओं की टकराने से बनता है जिनमें कम से कम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी हो। इसी प्रकार एक ढीले बंध वाला अणु मान सकते हैं जो कि उत्पाद बनने के पथ में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, अधिकतम होगी और संकर बनने के लिए क्रमशः 2 से 3 अभिकारक अणुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो संकृत संकर के संदर्भ में अभिक्रिया को यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर या ट्राईमोलिकुलर कहा जाता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बहुत कम समय का होता है और निश्चित वेग द्वारा उत्पादों में रूपांतरित हो जाता है और वापस अभिकारकों में भी अपघटित हो सकता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का संक्रमण अवस्था में गुजरने का वेग है। अभिक्रिया वेग का संगतवाद या टक्कर सिद्धांत, कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट पर कॉलिजन थ्योरी के द्वारा हम समझ सकते हैं। पदार्थों में अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक है कि उनकी अणुओं के मध्य कॉलिजन हो। तो कॉलिजन थ्योरी केमिकल काइनेटिक्स या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रूप में व्यक्त की गई है। इसके अनुसार जब ए एवं बी अभिकारक दोनों पास पास में आते हैं और अभिक्रिया होती है, उनकी टक्करों के जितना अधिक अभिक्रिया की गति अभिकारकों की टक्कर की संख्या के समानुपाती होगी। वास्तव में देखा गया है कि अभिक्रिया की गति अभिकारकों के मध्य टक्करों की संख्या से बहुत कम होती है। तो इसके कारण हम पहले अणु का एक्टिवेटेड स्टेट में आते हैं तो वे ही अणु जिनकी एक्टिवेटेड एनर्जी के बराबर हो या अधिक हो अभिक्रिया में भाग लेंगे। अतः कॉलिजन थ्योरी के अनुसार एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के मध्य टक्कर, एक्टिवेशन ऑफ
मॉलिक्यूल एंड ओरिएंटेशन ऑफ कॉलिजन, इनके द्वारा ही किसी भी अभिक्रिया के वेग के बारे में बताया जा सकता है। इस प्रकार हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन लेते हैं और बायोमोलिकुलर रिएक्शन में दोनों अभिकारक यदि समान हैं या दोनों अभिकारक अलग अलग हैं तो उनकी सांद्रता मोल प्रति लीटर है। तो किसी भी संगतवाद के अनुसार अभिक्रिया का वेग प्रति सेकंड प्रति लीटर टकराने वाले अणुओं की संख्या एवं प्रभावी टक्करों का अंश पर निर्भर करती है। और ये हमने Z अभिकारक अणुओं के मध्य प्रति सेकंड प्रति लीटर संगठों की संख्या अर्थात संगठ आवृत्ति कॉलिजन नंबर एवं कुल अणुओं का वह भाग Q है, कुल अणुओं का वह भाग जो कि एक्टिवेटेड होता है। यदि अभिक्रिया गैसियस स्टेट में है तो Z व Q का मान गैसों के अणुगति सिद्धांत से ज्ञात करेंगे और गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार प्रति सेकंड प्रति लीटर टक्करों की संख्या हमारे पास है। एवं Z एक ऐसे अभिकारक अणुओं के लिए टक्करों की संख्या प्रति सेकंड है जहाँ पर सिग्मा अणुओं का संगठ व्यास कॉलिजन डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल एवं C बार अणुओं की प्रति सेकंड औसत गति है। N स्टार प्रति लीटर उन अणुओं की संख्या है जिनकी ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या अधिक है। बच्चों, आर्हेनियस के अनुसार ये हम पता है कि कोई भी अभिकारक अणु जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या अधिक है वही इस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन अणुओं की भिन्न Q जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या अधिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के आणविक वेगों के नियम से दी जा सकती है। इसके द्वारा हम कैलकुलेट करते हैं तो इस समीकरण में C बार का मान रखने पर यदि Z की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब यदि अभिकारक अलग अलग प्रकार के हों A एवं B, जैसे कि हाइड्रोजन एवं आयोडीन दो भिन्न भिन्न प्रकार के अभिकारक हैं, तो टक्करों की संख्या प्रति सेकंड हमारे पास Z होगी। Z को हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। Z12 इज इक्वल्स टू N1 N2 सिग्मा 12 की पावर 2 8 पाई RT अपॉन म्यू, जहाँ पर N1 व N2 क्रमशः क्या है, अभिकारक 1 व 2 अणुओं की प्रति लीटर संख्या, सिग्मा 1 एवं सिग्मा 2 अणुओं का संगठ व्यास एवं म्यू समानातीत द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास है। तो हम सिग्मा 12 जो कि संगठ व्यास है ज्ञात कर लेंगे इस इक्वेशन से। और हम देखते हैं कि सिग्मा 12 इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर। इसी प्रकार म्यू की वैल्यू निकाली जा सकती है। संगठ समानातीत द्रव्यमान M1 एवं M2 अपॉन M1 प्लस M2। इस प्रकार म्यू की वैल्यू की गणना की जा सकती है। 1 अपॉन म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2। अतः एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा रखने वाले अणुओं का अंश Q की मात्रा कैलकुलेट कर लेंगे हम। Q इज इक्वल्स टू N स्टार N स्टार सक्रियत अणुओं की संख्या है एवं N कुल अणुओं की संख्या है इज इक्वल्स टू E रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT। इस प्रकार एक जैसे अणुओं के लिए अभिक्रिया की गति का व्यंजक एवं भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के लिए गति का व्यंजक हम समीकरण इनमें मान रख देंगे। मान रखने पर हमारे पास में अलग अलग दोनों ही प्रकार में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कि एक जैसे अणु हैं एवं अलग अलग प्रकार के अणु हैं। Z11
एक जैसे अणुओं को रिप्रेजेंट करता है एवं Z12 अलग अलग प्रकार के अणुओं को प्रदर्शित कर रहा है। बच्चों, इस प्रकार हम वेग नियतांक के मान की इनके प्रायोगिक मान से तुलना करने पर देखा गया है कि दोनों के मान लगभग एक से ही प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, आर्रहनियस के अनुसार जितनी अधिक टक्करें होंगी उतना ही अभिक्रिया का वेग अधिक होगा।